फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो आपके और हमारे सबके अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। और आज बात करेंगे भारत की सबसे बड़ी या कहें कि दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी भारतीय जनता पार्टी की। आज हम इनकी दोनों की तुलना करने वाले हैं कि किस प्रकार से जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है वो प्लस जो भारत की बीजेपी है उनके बीच में कुछ समानताएं देखने के लिए मिल रही हैं। अब से पहले तो आपने देखा होगा कि बीजेपी जो है उसको कभी भी सीपीसी से तुलना नहीं किया जाता था, लेकिन हाल फिलहाल में देखा होगा आपने कि चाइना से कुछ इस तरीका के प्रतिनिधि मंडल भारत में आए और वो आरएसएस से भी मिले और साथ ही साथ में वो बीजेपी से भी मिलते हैं और बीजेपी के सभी लीडर से मिलते हैं। वो मोदी जी से लेकर के बताया जाता है कि पीएमओ में भी वो मिले हैं मोदी जी से। लेकिन आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको देखने के लिए मिलेगा कि बीजेपी धीरे धीरे से अब एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की तरह ही भारत में जो केंद्रीकरण है उसे कर रही है। और आने वाले समय में या आप देखिए कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के हाल फिलहाल में निर्णय रहे हैं, चाहे वो यूजीसी वाला निर्णय रहा हो या फिर बहुत सारे और पीछे भी आपने देखेंगे किसान आंदोलन से लेकर के अब तक बीजेपी वही करती है जो उसके मन में है। आपको एक और भी बहुत बड़ा एग्जांपल मैं देखने के लिए बताऊंगा आपको। अब से पहले यानी कि 2014 से पहले भारत के अंदर जो मुख्यमंत्री है किसी भी स्टेट का, जब विधानसभा चुनाव होते थे तो निश्चित माना जाता था कि भाई ये व्यक्ति जो है मुख्यमंत्री बनेगा या ये व्यक्ति बन सकता है, और आपको देखा होगा कि वही व्यक्ति जो है वो मुख्यमंत्री बनता था। लेकिन आपने एक बात पर गौर किया होगा कि 2014 के बाद में बीजेपी एक अनप्रिडिक्टेबल पार्टी रही है और ऐसे ही अनप्रिडिक्टेबल रही है जिस प्रकार से चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो है। यानी कि वो व्यक्ति जो बीजेपी के जो शीर्ष लीडरशिप है उसके लिए जब खतरा पैदा होती है तो आप समझिए उनको वो सत्ता से हटा देते हैं। उदाहरण के लिए आप देखेंगे कि वसुंधरा राजे राजस्थान के अंदर उन्होंने सत्ता में से क्यों हटाई, क्योंकि वो बीजेपी का जो शीर्ष लीडरशिप है उसके लिए चुनौती वो बन गई थी। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि यूपी के अंदर बाबा योगी आदित्यनाथ जो है उनको लेकर भी लगातार एक कयास लगाए जाते रहे हैं कि बीजेपी जो है बाबा योगी आदित्यनाथ को भी हटा सकती है। कारण क्या है, क्योंकि उनकी अपनी एक लोकप्रियता जो है उसे लेकर के बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो ये मानता है कि आने वाले समय में अगर कोई भी चैलेंज करेगा दिल्ली की कुर्सी को तो वो सिर्फ और सिर्फ बाबा योगी आदित्यनाथ हो सकते हैं। इसी प्रकार से पूरे भारत के अंदर बीजेपी का जो नेचर है वो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी से मिलता हुआ जा रहा है। और ये जो मुलाकातें हैं लगातार जो प्रतिनिधिमंडल जो चाइना से भारत में आ रहे हैं, जबकि आप देखेंगे कि हमारे जो बॉर्डर है वहां पर तो एक तरीका से तकरार है, लगातार बॉर्डर इश्यू बने हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके सिस्टम को कॉपी करके भारत में लागू करना चाहती है। आइए आज हम यही देखेंगे कि ऐसी कौन सी समानताएं हैं जो बीजेपी के अंदर है और वो चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उनसे वन पार्टी सिस्टम लेने के लिए जो है वो उत्साहित हो रही है। देखते हैं आज का जो इशू क्या है। जैसा कि आप जानते हैं आज का जो इशू है वो है कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से भारत के अंदर अब एक तरीका से वन पार्टी सिस्टम लागू करने जा रही है। धीरे धीरे से आप ये देखेंगे कि अब भारत के अंदर आपको वन पार्टी सिस्टम आने वाले समय में देखने के लिए मिलेगा। और ऐसा सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि ये जो मैं आपको बता रहा हूं विद डेटा बता रहा हूं। और अगर आप एक पॉलिटिकल एनालिसिस की तरह अगर देखते हैं तो आप इसका पीछे से 2014 के बाद से आप लगातार इसका एनालिसिस करना प्रारंभ कीजिए तो आपको यह लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो सेंट्रलाइजेशन है वो ज्यादा है। यानी कि सत्ता जो है और सत्ता के साथ साथ जो शक्ति है वो एक या दो व्यक्तियों में ही केंद्रित बनकर के रह गई है। अब विकेंद्रीकरण जैसी जो मुद्दे हैं या कहें कि विकेंद्रीकरण जो है वो दूर की कौड़ी रह गया है। आइए देखते हैं आज इनके बीच में समानता क्या है। देखना आप जो चाइना के अंदर जो सीपीसी है यानी कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी जिसे हम बोलते हैं उसके जो अपने सदस्य हैं वो कितने हैं, लगभग 10 करोड़ लोग हैं। यानी कि अगर आप यहां देखेंगे कि पार्टी की जो सदस्यता है वो कितने करोड़ लोगों के पास है, चाइना के अंदर 10 करोड़ लोगों के पास। वहीं भारत के अंदर अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी जो है उसके सदस्यों की संख्या कितनी है, 14 करोड़। इसका मतलब यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी अगर कोई है तो वह है बीजेपी। और देखना अगर मैं आपको पूरी कंपैरिजन करके बताऊंगा, देख करके जाना। नेशनल पार्टी कांग्रेस यानी कि 10 करोड़ लोग जो हैं उनसे निकल करके आती है नेशनल पार्टी कांग्रेस जिसके अंदर लगभग 23,000 सदस्य हैं। उसके बाद आप देखना कि सेंट्रल कमेटी जो है वो निकल करके इनसे आती है और इसके अंदर होते हैं
376 मेंबर। उसके बाद आप देखेंगे कि जो सेंट्रल कमेटी है इससे निकल करके आते हैं पोलित ब्यूरो, और ये जो पोलित ब्यूरो है इसके अंदर होते हैं 24 मेंबर्स। अब ये जो पोलित ब्यूरो है ये इससे बाद में निकल करके आता है पोलित ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी, और इस पोलित ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी के अंदर होते हैं 7 मेंबर, और जिनमें से एक होते हैं उनके राष्ट्रपति और 6 लोग और होते हैं। और अभी आप हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि चाइना के अंदर एक जो कू होने की, जो यानी कू मतलब है तख्ता पलट होने की जो न्यूज फैली थी, उसके पीछे क्या था कि ये जो पोलित ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी है इसके जो और 6 सदस्य थे, चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के द्वारा उनको जो है हटा दिया गया, या कहिए कि उनको पूरी तरीका से नष्ट कर दिया गया है। उनकी बॉडीज जो है उनको भी डिकम्पोज करके और खत्म कर दिया है, और उनके जो परिवार हैं उनको क्या बना लिया है, नजरबंद कर दिया है चाइना के अंदर। आज देखेंगे वो, उस पर मैंने पूरी वीडियो बनाई है, अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करना, उसका भी लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अब देखते हैं कि वहां पर जो नेतृत्व है वो कैसे होता है, कैसे हुआ देखना। 10 करोड़ लोगों ने 2300 लोग चुने, और 2300 लोगों के द्वारा 376 लोग, और उनके द्वारा 24, और 24 के बाद 7 लोग चुने जाते हैं, जिनमें जो है राष्ट्रपति भी शामिल होते हैं और 6 और लोग होते हैं। चीन में जो सीधे तौर पर जो है वो चुनाव नहीं होता और कोई भी तरीका का विपक्ष नहीं होता, वन पार्टी या कहो कि वन आर्मी मैन सिस्टम वहां पर है। भारत का जो लोकतंत्र है ये भारत की अपनी एक पहचान रही है। हम कहते हैं कि भारत का जो लोकतंत्र है वो सबसे पुराना भी लोकतंत्र है, और कहो कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। किस मायने में? क्योंकि बेशक कहा जाता हो कि जो पुराना लोकतंत्र अमेरिका के अंदर है, लेकिन हमारे यहां तो गुप्त साम्राज्य के बाद में आप देखने के लिए मिलेगा आपको लोकतंत्र जो है वो लगातार चला हुआ आ रहा है। लेकिन आप देखेंगे जो अमेरिका है उसका जो लोकतंत्र है वो ज्यादा नहीं, 180-175 साल पुराना है। लेकिन भारत के अंदर पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, इसलिए कहते हैं कि भारत का जो लोकतंत्र है वो सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लेकिन मैं कहता हूं कि भारत का जो लोकतंत्र था वो सबसे बड़ा था क्यों कह रहा हूं उसके पीछे भी गौर कर लेना। भारत का जो लोकतंत्र था वो सबसे बड़ा भी था और कहिए कि सबसे पुराना भी था, लेकिन अब वो दूर की कौड़ी होता हुआ जा रहा है। क्यों? कारण यह है कि भारत का या तो पक्ष हो या तो विपक्ष हो, दोनों को ही लोकतंत्र जैसी वस्तुओं से कोई संबंध नहीं है। यानी कि जो विपक्ष है वो भी जो लोकतंत्र का नाम ले रहा है वो कहता है, आपने सुना होगा जो लाल किताब वाले जो अंकल हैं वो कहते हैं कि मुझे दीजिए आप ये ईडी को, मुझे दीजिए आप इलेक्शन कमीशन को, फिर मैं बताता हूं चुनाव कैसे जीते जाते हैं। आपने देखी होगी ये क्लिप उनकी भी। तो इस देश के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी है उनको लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं है, बस उनका जो चुनाव है वो जीतने के लिए लोकतंत्र एक वस्तु है या कहिए कि एक माध्यम है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। आइए देखते हैं और इसमें क्या है। भारत के अंदर बहुदलीय प्रणाली व्यवस्था है, आप जानते होंगे इसको, कि सेंटर के अंदर भी आप देखेंगे कि कितनी सारी जो पार्टियां हैं और वो आपस में, जैसे एनडीए है तो एनडीए में भी क्या है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, उसी तरीका जो यूपीए है तो यूपीए, यानी कि इनके अंदर बहुत सारी पार्टी जो है वो शामिल है, बीजेपी और जो उनके अलायंस है उनको मिलाकर के ही एनडीए बना है। इसी प्रकार से भारत के अंदर अब हो क्या रहा है वो मैं आपको बताने वाला हूं। कूटनीति या फिर प्रेरणा, भाजपा और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की जो मुलाकात है वो लगातार आप देख रहे हैं, और आपको मैंने अभी एक जो पूरा का पूरा एक समझाया है कि उनके जो सदस्यों की संख्या कितनी है और दोनों का जो मॉडस ऑपरेंडी है वो क्या किस तरीका से चल रहा है एक पार्टी के रूप में। आगे देखना, वन पार्टी सिस्टम और भारतीय लोकतंत्र। हाल ही में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का जो प्रतिनिधिमंडल है, जो मैंने शुरू में आपको बताया कि ये जो प्रतिनिधिमंडल है वो भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हैं उनसे भी मुलाकात करता है। इसके लिए अलग से वीडियो मैंने बनाई थी, और आरएसएस जो है उससे भी मुलाकात करता है। और एक आपने ये देखा होगा कि बॉर्डर पर तो एक तरीका का टेंशन है लगातार, लेकिन बीजेपी जो है वो प्रतिनिधिमंडल से क्यों मिल रही है? क्योंकि बीजेपी ये सीख रही है कि वन पार्टी को किस तरीका से चलाया जाता है। ये पूरा का पूरा जो कॉपी है वो आने वाले समय में बीजेपी करने वाली है भारत के अंदर, लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। याद रखना इस बात को, अगर आप एक नेशनलिस्ट व्यक्ति हैं तो आपके पास में कोई भी विकल्प नहीं है, क्योंकि आप कांग्रेस जैसी पार्टी जो है उनको सत्ता में ला नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनका खुला एजेंडा है वो क्या करने वाले हैं। और बीजेपी जो पार्टी है वो जो कर रही है, आपने यूजीसी में देखा होगा कि वो पूरी तरीका से ब्लेटेंट होते जा रहे हैं। ना तो उनके लिए स्वर्ण मायने रखते हैं, ना उनके लिए दलित मायने रखते हैं, ना उनके लिए ये हजार तरीका की जो भारत के अंदर बंदर बाट है वो कोई मायने नहीं रखते हैं। वो एक एक के घर आएंगे, याद रखना, वो एक एक के घर आने वाले हैं। यानी कि ये खुश मत हो जाना कि हमारे लिए तो यूजीसी बना दिया, एससी एसटी बना दिया। खुश मत होना, क्योंकि खुशी बहुत ज्यादा लंबी चलने वाली ये है नहीं। क्योंकि आज जो स्वर्णों के लिए हो रहा, तथाकथित, मैं मानता नहीं
नहीं ये स्वर्ण और पिछड़े अगड़े। मैं मानता हूं कि ये एक तरीका से, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको नील एंड वॉइड कर दिया है, आज का निर्णय आपने देखा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कानून जो है या संविधान के अगर देखा जाए तो ये कानून अपने आप में एक पार्शियल है और ये असंवैधानिक है। इसीलिए जो सुप्रीम कोर्ट ने इसके जो प्रावधान है उन्हें लागू करने से भी मना कर दिया है। कारण वही जो, ऐसा तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं कि पार्टी जो है वो क्या चाह रही है, वो किसी और वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये लाए क्यों थे, उसके पीछे एजेंडा क्या है। आगे देखना, गलवान के बाद जो है पहली बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी और जो सीपीसी है उनका जो प्रतिनिधि मंडल है, या कहिए कि उनके बीच की जो नजदीकियां हैं वो इतनी ज्यादा जो आपको देखने के लिए मिल रही हैं। सीपीसी अंतरराष्ट्रीय विभाग जो है, इंटरनेशनल डिपार्टमेंट जो है, उसका जो दौरा है या उसका जो प्रतिनिधि मंडल है वो भारत आया। 2020 के बाद में जब गलवान घाटी का जो संघर्ष हुआ था, उसके बाद में ये जो चीनी पार्टी का कोई दल जो है आधिकारिक तौर पर भाजपा से मिला है या उसके कार्यालय पहुंचा है। आगे देखना, यह दल केवल भाजपा ही नहीं बल्कि जो भारत के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि सीपीआई-एम और सीपीआई, इन दलों से भी जो है मिला है। और बाद में आता है कि यह दौरा तब हो रहा है जब जो सीमा पर लगातार तनाव जारी है। या मत समझना क्यों, क्योंकि आपने देखा होगा, मैंने इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाई है कि जो सक्षम वैली है वहां पर, क्योंकि वैसे तरीका से आप जानते हो वो पीओके में है, क्योंकि जो पाकिस्तान के द्वारा 1971 में ही ये चाइना को दे दिया गया था गिफ्ट के रूप में। अब चाइना वहां पर अपना जो प्रोजेक्ट है, या कहिए कि एक मिलिट्री के लिए जहां वो स्थायी रूप से रह सके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। लेकिन साथ ही साथ इस तरीका की जो मुलाकातें हैं वो कुछ नई ओर इशारा करती हैं। आइए देखते हैं, लाल आंख बनाम रेड कारपेट, यानी कि एक और जो भाजपा है वो लगातार जो है चीन के जो राजदूत रहे हैं उनका विरोध करती रही है, और दूसरी ओर जैसा कि मैंने आपको बताया है कि चीन जो है, कांग्रेस जैसी जो पार्टी है वो क्या कह रही है कि चीन हमारी सक्षम घाटी पर क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है, और आप इनसे गलबहियां कर रहे हैं। लेकिन बात वही है कि कांग्रेस के ही वो समय में आप जानते होंगे कि जो हमारी जो कश्मीर यानी कि पीओके, ये सारे के सारे जो मुद्दे हैं वो तो ये कांग्रेस वालों ने ही किए हुए हैं। जो चाचा नेहरू थे और बाद में कांग्रेस पार्टी जो रही है, इनके जितने भी होम मिनिस्टर रहे हैं, ये उनके द्वारा ही दिया गया है एक तरीका से चाइना को गिफ्ट। तो ऐसा नहीं है ये दूध के धुले हुए हैं। और देखना, दो दिग्गज पार्टियां दुनिया के सबसे बड़े सियासी इंजन जो है वो बनकर के उभरे हैं। जैसे इनके जो पूरे फॉलोअर हैं वो लगातार 14 करोड़ लोग सदस्य हैं और सीपीसी के 10 करोड़ लोग हैं। राष्ट्रवाद और लोकतांत्रिक चुनाव चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, यानी कि जिस तरीका से बीजेपी के अंदर जो है वन पार्टी यानी कि वन मैन रूल चलता है, उसी तरीका से आप देखेंगे कि सीपीसी के अंदर भी वही वन मैन रूल जो है चलता है। यानी कि भारत की जनता पार्टी जो है उसके अंदर जो प्रधानमंत्री मोदी हैं उनसे ऊपर कोई जा नहीं सकता। उसी प्रकार से आप देखेंगे कि जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है उसके जो मुखिया हैं वो शी जिनपिंग, और वो अब जब तक जीवित रहेंगे तब तक उसके जो है प्रेसिडेंट है। और जिस तरीका से उनकी अपनी भूमिका है उसी तरीका से नरेंद्र मोदी जी भी आपको पार्टी के अंदर दिखाई पड़ेंगे। तानाशाही या सिस्टम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आम धारणा चीन में वन पार्टी सिस्टम है, इसका मतलब तानाशाही है। लेकिन बात वही कहता है कि चाइना कहता है कि हमारे यहां तानाशाही नहीं है, बल्कि हमारे यहां सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, जो हायरार्की है वो बस अलग है, लेकिन तानाशाही हमारे यहां नहीं है। 140 करोड़ आबादी से 10 करोड़ लोग ही राजनीति में सक्रिय हैं या पार्टी के सदस्य हैं। ये एक बग नहीं बल्कि फीचर है। वो कहते हैं कि देखो सीपीसी के जो मेंबर है वो 10 करोड़ है, और ये कोई ऐसा मत समझ लेना कि कोई गलती है, बल्कि क्या है, ये हमारा एक सिस्टम है, ऐसा सीपीसी बोलती है। आगे देखना, सीपीसी का जो पिरामिड है वो मैंने आपको जो शुरू में बता दिया कि 10 करोड़ लोग किस प्रकार से, फिर नेशनल पार्टी कांग्रेस जो है उसके 2300 लोगों को चुनते हैं, फिर वो 376 लोगों को चुनते हैं। उसी प्रकार से आप देखना लोकतंत्र के अंदर क्या होता है। लोकतंत्र के अंदर क्योंकि लोग जो है वो लगातार अपने जो नुमाइंदे होते हैं उनका चुनाव करते हैं। जैसे लोकसभा के अंदर आपने देखा होगा कि चुनाव होते हैं और वहां पर सांसद जो होते हैं यानी कि एमपी जो होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनका चुनाव होता है। और उसी तरीका से जब लोग विधानसभा में होता है तो जो एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि जो एमएलए होते हैं उनका जो चुनाव होता है। और वही जो एमपी और एमएलए हैं वो अपने मुखिया का चुनाव जाकर के करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जो पूरा का पूरा प्रावधान है, ना तो मुख्यमंत्री का चुनाव होता है ना ही प्रधानमंत्री का होता है, ये आप अच्छे से जानते होंगे। उसी तरीका से लोकतंत्र के अंदर जो है मल्टी पार्टी सिस्टम होता है, और लोग जो है अपनी मनपसंद पार्टी को या जो उसके जो पार्टी है उसके जो द्वारा वादे किए जा रहे हैं उसकी पॉलिसी से प्रभावित होकर के वोट करते हैं। लेकिन बात वही है कि
बात जब हम करते हैं कि वन मैन आर्मी या फिर कम्युनिस्ट पार्टी की, तो वहां पर आता है कि वहां पर सीधा जो जनता है वो चुनाव नहीं करती, बल्कि पार्टी के जो सदस्य होते हैं वो चुनाव में भाग लेते हैं और फिर एक पिरामिड जो है वो बन जाता है और शीर्ष पर एक लोग बैठा हुआ होता है जो कि वहां का राष्ट्रपति बनता है। तो जो भारतीय जनता पार्टी है आने वाले समय में वो इसी प्रकार की एक नीति या एक व्यवस्था जो है बनाने वाली है। आगे देखना, अफीम युद्ध, यानी कि चाइना का ये जो एक वन पार्टी सिस्टम है ये निकल करके आता है उसके एक डर से, क्योंकि चाइना भी लगातार, आप जानते होंगे कि किस प्रकार से भारत जो गुलाम रहा है, चाइना भी उसी प्रकार से जो है दमित और सताया हुआ रहा है, चाहे तो वो जापान का रहा हो या तो ब्रिटेन का रहा हो, लगातार चाइना जो है उसको मार पड़ती रही है। जैसा कि आप देखेंगे, आपने ओपियम वार का नाम सुना होगा, 19वीं सदी के द्वारा जो चाइना को एक नशे में ढकेल दिया गया था ब्रिटेन के द्वारा, ये वही ओपियम युद्ध है। आगे आपने देखा होगा अपमान की सदी आप इसे कह सकते हैं। चीन का जो मानना है कि जब जब वह गुटबाजी या फिर कमजोर जो रहा है, यानी कि जब भी उन्होंने इनका ये मानना है कि चाइना के अंदर जब भी गुटबाजी हुई है या फिर जिस तरीका से भारत के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम है उस तरीका से जब जब चाइना के अंदर रहा है तब तब चाइना गुलाम रहा है। इसीलिए जो है वो कहते हैं कि हम जो है वन पार्टी सिस्टम रखेंगे। और आपने देखा कि 1900 के अंदर जो एक बॉक्सर विद्रोह होता है, और ये जो बॉक्सर विद्रोह है वो भी एक ह्यूमिलिएशन जो है वो आता है, इसको एक पूरी की पूरी जो सदी है उसको ह्यूमिलिएशन की जो सदी बना देता है। चीन के लिए लोकतंत्र का मतलब अराजकता है और वन पार्टी का मतलब स्थिरता है। क्लियर? तो ये हो जाता है। आगे देखना, संघर्ष से सत्ता तक। अब होता क्या है कि किस प्रकार से जो चाइना के अंदर 1912 के अंदर राजशाही थी, और राजशाही में सुन यात सेन जो है और ये उनकी पार्टी थी केएमटी यानी कि कोमितांग, और ये जो कोमितांग है और बाद में 1921 के अंदर सीपीसी जो है उसकी स्थापना होती है। और अपने आप में ही जब चाइना एक तरीका से स्वतंत्र होता है 1949 में, तो उन दोनों के बीच में गृह युद्ध छिड़ जाता है अपनी आइडियोलॉजी को लेकर के, क्योंकि जो sun यात सेन है उनकी जो कोमितांग पार्टी थी वो कहती थी चाइना के अंदर डेमोक्रेसी स्थापित करेंगे, लेकिन जो सीपीसी थी यानी कि जिसके जो लीडर थे माओ सेतुंग कहते थे कि नहीं, जब जब चाइना के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम रहा है तब तब चाइना जो है वो सताया गया है, इसीलिए चाइना के अंदर रहेगा वन पार्टी सिस्टम। और इसको लेकर के दोनों के बीच युद्ध होता है, और जो युद्ध है वो लगातार जारी रहता है। उसी समय में जो केएमटी यानी कि जो कोमितांग के sun यात सेन है वो भाग जाते हैं कहां, ताइवान, और ताइवान में जाकर के एक डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी वो लाते हैं और वहां पर अपनी सत्ता स्थापित कर लेते हैं। शुरू में तो जो केएमटी थी वो कहती थी कि चाइना हमारा ही पार्ट है, यानी कि जो ओरिजिनल चाइना है वो कौन है, वो ताइवान है, और जो मेनलैंड चाइना है वो हमारा पार्ट है। लेकिन धीरे धीरे से क्या होता है, चाइना पावरफुल होता चला जाता है, और चाइना जो आप जानते होंगे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 18 ट्रिलियन की जो उनकी इकोनॉमी है। तो आज जो चाइना है वो इस स्थिति में पहुंच गया है कि अब ताइवान कहता है कि नहीं नहीं, हमारा चाइना से कोई मतलब नहीं है, हमारी अपनी आइडेंटिटी है और चाइना की अपनी आइडेंटिटी है। क्लियर? लेकिन अब चाइना उल्टा कहता है कि नहीं नहीं, ताइवान हमारा ही पार्ट है, असली चाइना तो हम है, और जो वास्तव में ये जो ताइवान है जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज को लेकर के चल रहा है ये तो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का प्रॉक्सी है, पार्ट तो ये हमारा है। क्लियर है? तो ये सारी की सारी कहानी निकल करके आती है, और 1949 के अंदर दोनों जो है अलग हो जाते हैं, एक भाग जाता है ताइवान, और जो मेनलैंड चाइना है वहां पर जो है सीपीसी की स्थापना होती है, और उसके बाद में जो है माओ सेतुंग अपनी सरकार बनाते हैं। और आपने देखा होगा कि वहां पर किस तरीका के जो फेमाइंस वगैरह आते हैं, एक तरीका से पूरा जो देश है वो भूखमरी से जूझता है, लेकिन बाद में उनके जो प्रेसिडेंट आते हैं और वो कहते हैं कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि जो बिल्ली का रंग क्या है, मैं भी आपको बताऊंगा इसमें बिल्ली का रंग क्या है, मतलब यह है कि बिल्ली चूहे पकड़ती है या नहीं पकड़ती। इसीलिए उन्होंने कहा कि चाइना के अंदर हम जो सिस्टम है यानी कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो कम्युनिस्ट रखेंगे, लेकिन जो इकोनॉमिकल जो सिस्टम है उसको पूरी तरीका से हम पूंजीवादी बना देंगे। क्लियर? अब देखना, पहले राज्यों में जो जननेता यानी कि मास लीडर मुख्यमंत्री बनते थे, ये भारत के अंदर मैं आपको बता रहा हूं कि भारत में पहले क्या होता था 2014 से पहले, जो शुरू में मैंने आपको एग्जांपल दिया, लेकिन बाद में क्या होता है कि 2014 के बाद में धीरे धीरे से एक नया कल्चर जो है डेवलप हो गया है, और वो ये डेवलप हो गया है कि चुनाव हो जाते हैं, यानी कि जो विधानसभा के चुनाव है वो चुनाव हो जाते हैं, ये नेता के चेहरे पर ही होते हैं। उदाहरण के लिए बताता हूं, आपने एमपी के अंदर देखा होगा, एमपी के अंदर शिवराज सिंह चौहान के नाम पर ही चुनाव लड़ा गया, और आप देखेंगे अप्रत्याशित जीत जो है वहां से आई, यानी कि 2/3 से ज्यादा मेजोरिटी आई। कांग्रेस हार जाती है, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 1 साल भी नहीं हुए इसको। आप सोचिए उस टाइम पर जब शिवराज सिंह के नाम पर चुनाव होता है और बीजेपी बहुत भयंकर मेजोरिटी से आती है, लेकिन क्या करता है, सोचिए क्या होता है कि बीजेपी की जो सीट्स लीडरशिप है उस शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाते।
शिवराज सिंह को नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जो है वो सेंटर के लिए आने वाले समय में एक परेशानी क्रिएट कर सकते थे। उनका जो चेहरा है वो बहुत बड़ा बनता जा रहा था और वो कभी भी विद्रोह करके अपनी पार्टी बना सकते थे। इसीलिए क्या करती है बीजेपी? बीजेपी उनको हटा देती है। और देखना आप ये यूपी के अंदर भी जिस तरीका से बाबा योगी आदित्यनाथ का जो अपना जो कद है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। आने वाले समय में 2027 का जब चुनाव होंगे वो बेशक योगी आदित्यनाथ के नाम पर हो, लेकिन आप ये देखना कि योगी आदित्यनाथ को हो सकता है वो मुख्यमंत्री ना बनाया जाए। आज ये घोषणा मैं कर रहा हूं, अब जब ये चुनाव का रिजल्ट आएगा वीडियो लेकर के आऊंगा और इसकी क्लिप लगाऊंगा आपको। क्यों? क्योंकि बात यही है जो सीपीसी देख रहे हैं कि शी जिनपिंग उन व्यक्तियों को हटा देते हैं जो उनकी सत्ता के लिए चुनौती बनते हैं। और बीजेपी की जो शीर्ष लीडरशिप है उसके साथ भी यही प्रॉब्लम है कि जो भी बड़ा कद बनेगा, जो भी ये होगा कि एक मास लीडर बन जाएगा, उसको बीजेपी बर्दाश्त नहीं करेगी। चाहे बाबा योगी आदित्यनाथ हो, चाहे फिर शिवराज सिंह चौहान हो, या फिर वसुंधरा राजे हो, या कोई भी और भी हो, तो वो बड़ा चेहरा नहीं देखेंगे। ऐसे व्यक्ति को उठा करके लाएंगे जमीन पे से जो उनकी क्या करेगा, हाँ हंजूरी करेगा कि हाँ सर जी सर जी सर, जो कहेंगे आप वो हो जाएगा। तो ये है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। आगे देखते हैं कि समानता क्या है। यह गुजरात मॉडल है या फिर सीपीसी की केंद्रीय नियंत्रण। सवाल, राज्यों की स्वायत्तता कम हो रही है और फैसले जो है वो दिल्ली के द्वारा हो रहे हैं। यही जो मैं आपको अभी बता रहा था कि हो क्या रहा है कि राज्य जो है अपने आप में एक स्वतंत्र इकाई है, ठीक है, लेकिन आज जो है प्रैक्टिकल में ऐसा दिख नहीं रहा है। और जो बीजेपी की जो केंद्रीय सत्ता, जो सेंट्रल लीडरशिप है, वो पूरी तरीका से गुलाम बनाए हुए है मुख्यमंत्रियों को। आगे देखना, क्या वन नेशन वन इलेक्शन, आपने देखा होगा कि इस तरीका का चल रहा है कि भाई वन नेशन होना चाहिए, वन इलेक्शन होना चाहिए, वन कार्ड होना चाहिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि वन नेशन और वन पार्टी सिस्टम, यानी कि अंत में जो आने वाला है वो है एक पार्टी एक देश। और वो पार्टी कौन सी होगी? बीजेपी। आगे देखना, क्या भाजपा सीपीसी की कार्यशैली को जो है लगातार सीख रही है और आने वाले समय में जो है जिस प्रकार से कांग्रेस की अपनी कार्यशैली रही है, क्योंकि कांग्रेस एक तरीका से पूरी तरीका से मुस्लिम अपीसमेंट की पार्टी बन चुकी है और कम्युनिस्टों का एक अड्डा बन चुकी है, उस तरीका से अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस ने तो खुद को ही नष्ट कर लिया है। यानी कि कांग्रेस भस्मासुर हो चुकी है और कांग्रेस जैसे जैसे खत्म होगी तो नेशनल लेवल पर और कोई बड़ी पार्टी नहीं बचेगी और कांग्रेस में से जो छोटे छोटे दल निकलेंगे वो बीजेपी के एनडीए में शामिल हो जाएंगे और भारत में बचेगा सिर्फ एक पार्टी जिसका नाम होगा बीजेपी। क्लियर? आगे समझ में देख लेना आप 2029 के बाद में ये जो है धीरे धीरे होता चला जाएगा। कारण मैंने आपको बता दिया कि कांग्रेस जो है वो पूरी तरीका से एक मुस्लिम पार्टी हो चुकी है, मुस्लिम परस्त पार्टी हो चुकी है और उसका कारण जो है वो बन चुकी है कम्युनिस्टों का अड्डा। इसलिए और देखना, विभाग का काम 160 देशों की 600 पार्टियां जो है लगातार इससे संपर्क बनाए हुए हैं। दुनिया की यह समझना कि चीन की जो व्यवस्था है वो बुरी है, ये नहीं है। और वो अपना जो यानी कि ये जो 160 देश के अंदर जो 600 पार्टियां हैं वो लगातार सीपीसी के जो है संपर्क में है। और ये करने वाला व्यक्ति का नाम है स्वान हियान, यानी कि जो सुन हियान है ये उस ग्रुप का लीडर है जो पूरी दुनिया में घूम घूम करके अपना प्रतिनिधिमंडल ले जाकर के ये कह रहा है कि देखिए चाइना का जो मॉडल है वो दुनिया में सबसे अच्छा है। कारण क्या है? ना तो कोई झगड़े हैं, ना कोई आतंकवाद है, ना किसी तरीका की कोई और समस्या है और देश जो है वो लगातार आसमान छू रहा है, चाहे टेक्नोलॉजी में हो, चाहे तो इकोनॉमिक्स में हो, किसी भी तरीका से जो चाइना है वो पूरी दुनिया में जो है अपने आप में एक नया मॉडल है और वो हमारा ये मॉडल जो है इसको अपनाइए, ऐसा उनका मानना है। और देखना, इसी तरीका का जो नैरेटिव है जो बनाया गया कि वेस्ट की मीडिया के द्वारा कि चाइना क्या है, एक तानाशाह है, लेकिन चाइना का जो ये लीडरशिप है या ये जो डेलीगेशन है वो पूरी दुनिया के अंदर यही कह रहा है कि नहीं नहीं ये कोई तानाशाही नहीं है, ये एक नए तरीका का पॉलिटिकल सिस्टम है, इसको आप अपना सकते हैं। और देखना, जिस समय दिल्ली के अंदर बैठक हो रही थी उसी समय जो है सक्षम वैली के अंदर, जो मैंने शुरू में आपको बता दिया, सक्षम वैली के अंदर चाइना जो है वो अपना जो है प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है। मैंने इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाई है कि सक्षम वैली जो है वो हमारे लिए क्यों खतरा है, क्योंकि इसकी ऊंचाई ज्यादा है और यहां से हमारे ऊपर जो सर्वाइलेंस है वो किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद भी ये सब कुछ चल रहा है। आगे देखना, 1963 में पाकिस्तान ने यह अवैध रूप से जो है शुरू में जो मैंने बता दिया है वो गिफ्ट कर दिया है चाइना को। सरकार का तर्क यह है कि नहीं नहीं हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम कूटनीति के द्वारा जो है सीमा विवादों को सुलझा रहे हैं और यह राष्ट्रीय हित के लिए जरूरी है, ठीक है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि राष्ट्रीय हित के साथ यह समझौता है। तो दोनों के अलग अलग दृष्टिकोण है। आगे देखना, राजनीति से ऊपर
हम चीन का जो इस्तेमाल एक दूसरे के गद्दार साबित करने के लिए जो कर रहे हैं, हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो एक दूसरे को क्या बता रही हैं कि जब हम सत्ता में होंगे चाइना क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, लेकिन जब हम विपक्ष में होंगे तो चाइना खराब हो जाएगा। तो इस तरीका की जो ये आपको एक समझिए कि चाइना को लेकर के हो या पाकिस्तान को लेकर के हो, एक विरोधाभास भारत की जो राजनीति में आपको देखने के लिए मिलेगा कि जब सत्ता में है तो चाइना अच्छा है और जैसे ही विपक्ष में होंगे चाइना और पाकिस्तान दोनों बुरे हो जाएंगे। आगे देखना, घरेलू मतभेद अपनी जगह, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत के जो लोग हैं या भारत के जो नेता हैं उनका जो स्वर है वो एक जैसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा देखने के लिए नहीं मिलता है। खतरा क्या है, जब हम अंदर लड़ते हैं तो चीन जैसे जो हमारे शत्रु देश हैं वो एक कोशिश करते हैं कि फूट डालो और शासन करो। आगे देखना, चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, राष्ट्रीय सुरक्षा पर किसी भी तरीका की जो राजनीति है वो नहीं होनी चाहिए, ऐसा हमारा भी मानना है। आगे निष्कर्ष यही है कि हम शोर में ही शक्ति है, वही है कि भारत की जो ताकत है वो हमारा मल्टी पार्टी सिस्टम है। लेकिन देखो ये बात आप फिर भी ध्यान रखना कि ये जो मल्टी पार्टी सिस्टम है इसमें बहुत सारी कमी है, मैं भी मानता हूं और आप भी ये मानते होंगे, लेकिन बात यही है कि अगर वन पार्टी सिस्टम बनता है तो जिस तरीका के यूजीसी जैसे कानून जो सरकार लेकर के आई, एसटी एसटी कानून को और ज्यादा मजबूत करना, ये सरकार चाहती क्या है, ये चुनाव जीतना चाहती हैं और समाज को जो है उसके लिए कुछ भी कीमत चुकानी पड़े उससे इनका बहुत ज्यादा सरोकार होता नहीं है। कौन इनको वोट देता है, कौन इनका लीगल वोटर है, कौन इसका जो रियल वोटर है, इससे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब मानसिकता आती है ना कि वन पार्टी वन नेशन वन रूल वन मैन, तो फिर ये सब बातें जो है दूर की कौड़ी हो जाती हैं। हर विचारधारा, हर क्षेत्र और हर वर्ग के लिए आवाज जो है मिलनी चाहिए और ये डेमोक्रेसी के अंदर होता है। चीन में शांति है क्योंकि वहां की जो आवाजें हैं वो दबाई जा रही हैं, इसलिए शांति नहीं है क्योंकि वहां सब लोग शांत रहना चाहते हैं या फिर सब खुश हैं, इसलिए शांति नहीं है। अंतिम विचार है, हमें चीन के अनुशासन से सीखने की जरूरत हो सकती है, लेकिन खामोशी जो है उसे अपनाने की नहीं। तो हमें जो है हमारी जो सरकार है उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि उनकी नीति क्या है चाइना को लेकर के, ये डेलीगेशन लगातार जो मिल रहे हैं इनका कारण क्या है, इसको लेकर के सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स आज मैंने आपको ये बताया है कि चाइना की जो वन पार्टी और वन नेशन वाला जो सिस्टम है उसको कॉपी करती हुई बीजेपी नजर आ रही है। आप अपने विचार बताइए, क्या आप इन विचारों से सहमत हैं या फिर आपको लगता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला, या 2029 हो या 39। लेकिन मैंने जो आपको बताया है वो तर्क के साथ बताया है और आप ये भी लगा करके देखना कि स्टेट्स के अंदर किस तरीका का जो है बीजेपी की जो सेंट्रल लीडरशिप है वो कमजोर करती है, मुख्यमंत्री ऐसे व्यक्तियों को बनाती है जो जी हजूरी कर सकते हैं। तो और आप अपना मत जो अगर आपको किसी भी तरीका का और कोई मत है तो आप लिखिए। आज आपने ये वीडियो यहां तक देखी उसके लिए धन्यवाद।